बेटा स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों को स्टार्ट करना है न्यू चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इसको आप इलास्टिसिटी चैप्टर के नाम से भी जानेंगे। अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, शांत होकर के देखो भाई बेटा। इस चैप्टर में हम लोग करने क्या वाले हैं, इस चैप्टर में हम लोग ये करने वाले हैं कि किसी भी चैप्टर, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, हमने उसमें जब फोर्स लगाया, सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसमें हम लोगों ने हथौड़े से मारा तो उसने क्या कर दिया, अपने शेप को चेंज कर लिया। उसने अपने शेप को चेंज कर लिया। अब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो शेप को चेंज तो कर लेते हैं और जैसे ही आप अपना फोर्स हटाते हो फिर से ओरिजिनल शेप में रिगेन हो जाते हैं। बोलो बात समझ में आ रही? क्लियर है ना? फिर से सुनना। क्या हो रहा है कि जब ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी हैं जिनको आपने फोर्स लगाया, दबाया, तो उन्होंने अपने शेप को चेंज किया और फिर रिगेन करने की कोशिश नहीं की। ठीक है ना? जैसे क्ले है ना, गीली मिट्टी लीजिए आप और उसकी बॉल को अगर आप दबा दीजिए तो क्या हुआ, उसने अपने शेप को चेंज कर दिया और रिगेन करने की जरा भी कोशिश नहीं की। उसी जगह पे रबड़ की बॉल है, आप रबड़ की बॉल को लीजिए, उसको दबाइए, उसने अपने शेप को चेंज किया और जैसे ही आपने फोर्स को हटाया, क्या देखेंगे, बॉल अपने आप में रिगेन हो गई, अपने शेप को रिगेन कर लिया। बोली बात समझ में आ रही? सिमिलरली स्प्रिंग, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, हम लोगों ने क्या किया, एक इस पेन के ऊपर सपोज 100 kg का एक पत्थर इसमें आकर के रख दिया, तो हो सकता है कि अपने शेप को चेंज कर देगा। ठीक है ना, छोटा हो जाएगा, मुड़ जाएगा, कैसा भी हो जाएगा। ठीक है, और जब पत्थर हटाओगे तो अब वैसे ही रहेगा, ये है ना, ये रिगेन करने की कोशिश नहीं करेगा। इसी जगह पे स्प्रिंग लगा के रखा और आपने 1000 kg का या 100 kg का पत्थर ला के उसमें रखा, उस कॉम्प्रेस हुई, हो गई। जैसे अब आप वेट को हटाओगे फिर से अपने शेप को रिगेन करने की कोशिश करेगा और रिगेन कर भी लेगा। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अपने ओरिजिनल शेप में आना चाहते हैं, कुछ अपने ओरिजिनल शेप में आना चाहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आना चाहते। तो जब कभी भी, अब जरा ध्यान से सुनते जाना, वो सारे डेफिनेशंस लिखाए हुए हैं, नहीं लिखे हैं तो हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि आप ये फोर्सेस हम लोग बाद में पढ़ेंगे, रिजिड बॉडी बाद में पढ़ेंगे। मेन अपना अगली डेफिनेशन है इलास्टिसिटी। थर्ड पेज में पहली डेफिनेशन है इलास्टिसिटी, है ना, थर्ड पेज में पहली डेफिनेशन है इलास्टिसिटी। तो क्या होती है इलास्टिसिटी, जरा देखना। द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच a body tends to regain its original shape and size, the removal of deforming forces is called elasticity। तो बोलो बात समझ में आई? इलास्टिसिटी क्या होगी? इलास्टिसिटी is the property of the body which tends to regain its original shape and size after removing deforming force। तो ये टर्म क्या हुआ, इलास्टिसिटी हुई। और ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो होंगे वो क्या होंगे, इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स होंगे। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? क्लियर है? लेकिन यहां पे अगर हम लोग अंडरलाइन करें तो देखते हैं कि सर अरे ये डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है ना? डिफॉर्मिंग फोर्स की बात आ गई कि नहीं आ गई? तो लेफ्ट साइड में आपको लिखना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में तुरंत एक हेडिंग डालिए, डिफॉर्मिंग फोर्स एंड रिस्टोरिंग फोर्स। तो पहले डिफॉर्मिंग फोर्स लिखते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स लिखिए लेफ्ट साइड में। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है लिखिए, चलिए लिखिए, द एक्सटर्नल फोर्स which is required to change the shape and size of the object, the external force which is responsible, लिख लो, या which is required लिख लो, the external force which is responsible to change the shape and size of the object is known as deforming force। The force is responsible to change the shape and size
of any object is known as deforming force. ठीक है, is known as deforming force. ठीक है, अब एक आता है रीस्टोरिंग फोर्स. रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? रीस्टोरिंग फोर्स. तो रीस्टोरिंग फोर्स इज द फोर्स ड्यू टू विच restoring force is the force due to which any body regain its original shape and size. Regains its original shape and size. Restoring force is the force due to which any body regain its original shape and size. एग्जाम्पल अब जरा देखना कैसे. जैसे बेटा आपने कोई ये स्फीयर लिया है ना, और आपने क्या किया, इधर से एक फोर्स लगाया, इधर से एक फोर्स लगाया. देखो भाई, और आप क्या देखते हो कि ये ऑब्जेक्ट जो है इस शेप में कन्वर्ट हो गई. बोलो भाई, हो गई थी कि नहीं हो गई? आपने जो ये फोर्स जो लगा रखा था, इसी की वजह से ये शेप कैसा हो गया था, कॉम्प्रेस हो गया था. अपनी शेप को देखो चेंज कर लिया इसने. पहले स्फीयर के फॉर्म में था, अब देखो इस फॉर्म में आ गया था कि नहीं आ गया था? बोलो बेटा, ठीक है ना. अब जो अंदर से फोर्स लगेगा इधर, और किस तरह के लिए लगेगा, इसलिए लग रहा है ताकि फिर से ये अपनी किस शेप को रिगेन कर ले, ओरिजिनल शेप को रिगेन कर ले. तो अंदर जो लगने वाले फोर्सेस हैं, ये कौन है? रिस्टोरिंग फोर्स. और जो शेप को चेंज कर रहे थे, तो बोलो बात समझ में आई? आइडियली डिफॉर्मिंग फोर्स इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स. बस आइडियली मतलब कि ऐसा माना गया कि जितना डिफॉर्मिंग फोर्स होगा उतना ही अंदर से रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, तभी बॉडी ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएगी. बोलो बात समझ में आ रही है? आइडियली डिफॉर्मिंग फोर्स इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता. प्रैक्टिकली रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज लेस देन डिफॉर्मिंग फोर्स. इसी वजह से 100% इलास्टिक ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं होता है. बात नहीं समझ में आई? बोलो फिर से सुनिए. जैसे कहना क्या चाहता हूं, कहोगे रबड़ लिया सर, रबड़ को लिया, रबड़ को आपने दबाया, उसने अपने शेप को चेंज किया, और करने के बाद जब उसको छोड़ोगे तो वो तो ओरिजिनल शेप में तो आ गई ना बेटा. वो हमें दिखता है, लेकिन जो दिखता है वो होता नहीं. अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में हम लोग देखें, एटॉमिक लेवल पे देखें, तो वहां पे कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन जरूर आया है. आ रही बात समझ में नहीं आ रही है? तो वो अंदर वाला जो डिफॉर्मेशन है, मॉलिक्यूल्स के बीच जो रीअरेंजमेंट हो गया, वो हमें नहीं दिख पाया. ठीक है ना. तो इसलिए जान लीजिए कि आइडियली कोई भी परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता है ना. बोलो बात समझ में आई? तो अभी आपने क्या क्या सीखा? इलास्टिसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, समझ में आई? एनी डाउट? कोई दिक्कत नहीं ना. फिर डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? जो किसी ऑब्जेक्ट को शेप को चेंज करे, वो डिफॉर्मिंग फोर्स. जब शेप चेंज हो गया, अंदर से रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है उसको ओरिजिनल शेप में ले जाने के लिए, तो जो फोर्स लगा वो कौन है? रिस्टोरिंग फोर्स. आ रही बात समझ में? फिर नीचे आप डेफिनेशन देख रहे होगे, रीजन ऑफ इलास्टिसिटी, है ना. तो रीजन ऑफ इलास्टिसिटी क्या लिखा हुआ है? A solid body is composed of atoms or molecules. These atoms or molecules are bounded together by interatomic or intermolecular forces and stay in stable equilibrium position. ठीक है ना. When an external force is applied to the body, the restoring force comes into play due to interatomic and intermolecular forces and bring the atoms its original position. कुछ भी बात समझ में नहीं आई होगी? बोलो बात समझ में आ रही है? नहीं आई थी ना. अब देखो क्या लिखा क्या है वो समझा रहा हूं मैं. ठीक है, देखिए ध्यान से. अब मैं वहां पे क्या लिखा हुआ है बेटा, अभी हम लोग जो पहला छोड़ चुके हैं वो है इंटर एटॉमिक फोर्सेस एंड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस. ठीक है ना. जैसे आप सबने देखा होगा कि सर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने पढ़ा था, जिसमें ये पाया था कि एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है.
बोलो करता है कि नहीं करता? करता है ना। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नेचर में था ना, इलेक्ट्रिक नेचर में फोर्स था, ठीक है। अब होता क्या है बेटा, जब आपको उसमें लिखा हुआ है कि जितने भी एटम्स हैं, जितने भी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो किसी न किसी मॉलिक्यूल से और एटम से मिलकर के बना हुआ है। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? जैसे अब मान लो ये कोई एटम था, तो ये पॉजिटिव, उसके चारों तरफ उसके इलेक्ट्रॉन्स। बोलो बेटा बात समझ में आ रही है? वैसे ये कोई दूसरा एटम, ठीक है ना, ये भी दूसरा एटम हुआ, इसके पास प्रोटॉन, इसका प्लस प्रोटॉन, इसके खुद के इलेक्ट्रॉन्स, ये भी इलेक्ट्रॉन्स, और इधर भी ये इलेक्ट्रॉन्स। तो हम क्या देख रहे हैं बेटा कि एक एटम दूसरे एटम पे एक अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है। क्यों लगा रहा है? क्योंकि इसका प्रोटॉन इनके इलेक्ट्रॉन्स को भी खींचने की कोशिश कर रहा है, इनके इलेक्ट्रॉन्स को ये प्रोटॉन खींचने की कोशिश कर रहा है, प्रोटॉन प्रोटॉन भी रिपल्शन कर रहा है। तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स है या नहीं है? बोलो बेटा, दो एटम्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फोर्स है, और उसी इलेक्ट्रिक फोर्स को हम लोग इंटर एटॉमिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटर एटॉमिक फोर्स। अभी जो आगे फर्स्ट पेज में लिखा हुआ है वो सब हम लोग पढ़ेंगे, फिलहाल समझ लेते हैं कि इंटर एटॉमिक फोर्सेस हुआ क्या। दो एटम्स के बीच में लगने वाले जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है उसको हम लोग इंटर एटॉमिक फोर्स बोलते हैं। आ रही बात समझ में? अब इसका नेचर कैसा होता है? इसका नेचर ऐसा होता है कि सर देखिए, ऐसा ही बात है कि अगर एक सर्टेन डिस्टेंस से ये काफी पास में आ जाएंगे तो इनके पास कैसा होगा? रिपल्सिव फोर्स लगने लगेगा। कैसा लगने लगेगा? एक सर्टेन डिस्टेंस के पास पास आ जाएंगे तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और उस सर्टेन डिस्टेंस से अगर दूर दूर चले गए तो अट्रैक्शन फोर्स लगने लगेगा। कुछ ऐसा सीन, जैसे देखो ये मैंने क्या किया, एक एटम को यहां बिठाया ओरिजिन पे, एक एटम को यहां बिठाया था, तो जब ये थे ना तो मतलब भर का काम था, कोई फोर्स नहीं लग रहा था एक दूसरे में, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने क्या किया बेटा, इस एटम को इसके पास ऐसे लेकर के आए तो रिपल्शन फोर्स बढ़ गया और तुरंत अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाना चाहेगा। आ रही बात समझ में? और अगर इसको आपने दूर कर दिया तो दूर कर दोगे तो फिर ये अट्रैक्ट करने लगेगा और फिर इसको अट्रैक्शन की नेचर में आने लगेगा। आ रही बात समझ में? तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि सर, यानी ये क्या मान रहा है भाई कि सर्टेन डिस्टेंस से दूर जाओ तो अट्रैक्शन फोर्स, और सर्टेन डिस्टेंस से पास आ जाओ तो, और ये क्या है? ये नेचर है इंटर एटॉमिक एंड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बीच जो लगता है फोर्स, वो एक नेचर है कि एक सर्टेन डिस्टेंस में रहेगा तो भी इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि नेट फोर्स क्या हो रहा है? स्पेस में जीरो हो रहा है। कितना हो रहा है? यानी एक सर्टेन डिस्टेंस मान लो हम लोग ले लेते हैं r0, तो अगर यहां तक है तब तो ये जीरो है, अगर आप इसको इससे पास करोगे तो रिपेल करेगा, और अगर दूर लेके जाओगे तो अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें एक आप ग्राफ देखेंगे, पहले ही पेज में आपको एक ग्राफ मिलेगा F और R के बीच में, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा होगा। जी ऐसा ग्राफ देख रहे हो आप फ्रंट पेज पे? बोलो भाई, एनर्जी का पहले बना होगा और एनर्जी के बाद ये वाला बना होगा, दो बने ना? बना हुआ ना? बोलिए, ठीक है ना? एक तो ये है फोर्स का बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? आप फोर्स का देख लो, ये कैसा नेचर है? जब दूर लेके जा रहे हो तो ये अट्रैक्टिव नेचर है, और जब ये इधर चला गया तो ये कैसा नेचर है? ये रिपल्सिव नेचर। यानी आप एक सर्टेन डिस्टेंस के पार अंदर आएंगे तो कैसा होगा? रिपल्सिव नेचर। देखो फोर्स कैसा है? पॉजिटिव, मतलब क्या हुआ? फोर्स ये रिपेल कर रहा है, और जब आप इस मॉलिक्यूल को यहां 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 रखते हो तो क्या होता है? अट्रैक्टिव। और अब देखो दूर करने की भी एक टेंडेंसी है, दूर करने की भी क्या है? टेंडेंसी है। आप देखोगे कि इसको जब एक सर्टेन डिस्टेंस में ले जाओगे तो फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम है, और उससे ज्यादा दूर कर दोगे तो क्या हो जाएगा? फोर्स की वैल्यू भी लगना बंद हो जाएगा। ठीक है ना? तो बोलो बात समझ में आ रही है? तो हमको इनके बिहेवियर को जानना चाहिए कि आखिर दो एटम्स के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स का नेचर कैसा होता है। दो एटम्स और दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स का नेचर ऐसा होता है कि अगर दो सर्टेन डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, एक सर्टेन दूरी बनी हुई है, तो वो स्टेबल हैं और उन पे कोई फोर्स, लेकिन अगर आप उनको दूर कर देंगे तो उनसे सहा नहीं जाएगा और फिर क्या होंगे? वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे से। लेकिन तुमको लगा कि हो सकता है कि भाई एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे हैं, लो भाई चलो एक साथ रहो, और जब एक साथ रहने के लिए छोड़ दोगे तो क्या होगा? फिर
रोज लड़ाई होगी। आ रही बात समझ में? और ये डेली लाइफ से रिलेटेड भी है। कैसे? सुनो रे लगे, मैं अपनी कहानी बताऊं। क्या हुआ था कि मैं सुन नहीं रहा, मतलब हम लोग बॉयज थे सारे, 6 क्लास से दोस्त थे, 6 क्या और 3rd क्लास से, मतलब एक साथ पीछे बैठना क्लास में सब कुछ है ना। 12th तक जब हुआ तो अब ये हुआ सीन कि अरे यार अब तो सबको अलग अलग जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं ही एक अकेला मैथ्स लिए था और वो सब बायो लिए थे। हालांकि क्लासेस तो अलग हो गई थी, लेकिन फिर भी साथ आना जाना खेलना कूदना सब सेम था, कोचिंग भी सब साथ में जाना था। अब जब कानपुर में तैयारी करने जाना था तो क्या गया है, तो ये हुआ कि भाई एक काम करो, 5 लोग हैं, एक ऐसा फ्लैट लेते हैं, 2 कमरे होंगे, 2-2 लोग रह लेंगे आराम से। हाँ ठीक है। तो अब खुश थे कि चलो यार अभी अब सही रहेगा, कम से कम 4 लोग रहेंगे, बढ़िया वहां अच्छे से मौज मस्ती होगी, है ना। क्या हुआ, विश्वास मानो 2 महीने में लड़ाई हो गई और सब अलग अलग कमरे ले लिए। क्यों ऐसा हुआ पता है? एक सर्टेन डिस्टेंस में थे तो क्या हुआ कि सर्टेन डिस्टेंस में थे तो न्यूट्रल थे, आराम से सब काम चल रहा था। क्या हुआ कि एक कमरे जब ले लिए तो फिर लड़ाई शुरू, रिपल्सन हुआ, है ना। और सुनो, वही दोस्त मान लो जब एक का क्या हुआ, बीएचयू मिल गया, मुझे मथुरा मिल गया, तो क्या हुआ था कि अब दूर दूर हो गए। तो यार ये हुआ, यार दोस्त बहुत दिन से तुम्हारी याद आ रही, तुम आए नहीं हो, कहीं ठीक कोई बात नहीं। पता लगा हम ट्रेन पकड़ के उनके बनारस चलेगा, वो बनारस से मैं मथुरा चले आए कभी। तो अब क्या हुआ, एक सर्टेन डिस्टेंस से दूर हो गए, तो क्या हुआ फिर अट्रैक्शन नेचर भी है ना। तो जो चीज नेचुरल फिनोमिना यहाँ पे छोटे से मॉलिक्यूल्स में, एटम्स में है, वही सबके घरों में भी है। इवन दैट, चलो हम तो दोस्त थे, कई लोग तो भाई भाई के साथ यही सीन है। क्या होता है कि अगर आप 2 भाई, सगे भाई या 2 सगे बहन आपस में अगल बगल घर बस बनवा लें, गारंटेड बोल रहा हूं 100% लड़ाई होना तय है। हाँ मैं बता रहा हूं, सुनो, तो ऐसा है, ठीक है ना। ओए सुनो भाई, तो आपने ये चीज पढ़ी तो नेचर समझ में आया आपको? अरे यार बात करते हो तुम लोग। आपको जो फोर्सेस का नेचर है वो समझ में आया। अब जरा स्प्रिंग को इमेजिन करना, आपको स्प्रिंग को इमेजिन करना है कि अगर उसके साथ क्या सीन है। ध्यान सुनना, अगर स्प्रिंग जो है तुम्हारी, स्प्रिंग कैसे है यहाँ पे, स्प्रिंग जो है तुम्हारा वो नेचुरल फिनोमिना में वो ऐसे रखा हुआ है, ठीक है ना। ध्यान सुनो, वो ऐसी नेचुरल लेंथ रखी हुई, ना कोई फोर्स कुछ नहीं, ठीक है। आप आए, आपने इसको इलोंगेट करने दिया, देखो भाई ऐसे इलोंगेट हुई। तो आप जरा सोचो बेटा कि जो 2 मॉलिक्यूल्स बेचारे देखो यहाँ पे एक दूसरे के साथ ऐसे रखे हुए थे, वो कैसे थे, नेचुरल डिस्टेंस पे रखे हुए थे, उनपे कोई भी फोर्स नहीं था, वो स्टेबल थे। क्लियर है? लेकिन जैसे ही आपने खींचा तो जरा फोर्सेस के बीच की डिस्टेंस देखो क्या हो गई, सर्टेन डिस्टेंस से ज्यादा हो गई। और जब सारे मॉलिक्यूल्स की सर्टेन डिस्टेंस से डिस्टेंस ज्यादा हो गई तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स आ गया कि नहीं आ गया। और इसी अट्रैक्शन फोर्स की वजह से स्प्रिंग में कौन सा एक फोर्स डेवलप हुआ, बोलो भाई, नहीं समझ में आया नहीं आया? अगर चलो किसी ने कहा कि अच्छा यार तुम लोग नहीं रह पाते हो ना एक साथ, चलो कोई बात नहीं, ये लोग, इनको उन्होंने क्या कर दिया, कॉम्प्रेस कर दिया। जैसे ही कॉम्प्रेस करोगे तो आप क्या देख रहे हो, 2 मॉलिक्यूल्स की बीच की डिस्टेंस देखो ये हो गई, एक सर्टेन डिस्टेंस से क्या कर दिया आपने, कम कर दिया, तो रिपल्शन आ गया। और जैसे ही रिपल्शन आया फोर्स की डायरेक्शन किधर हो गई, इधर हो गई। तो बोलो अब बात समझ में आ रही है? तो ये नेचर ऐसा क्यों हुआ है डेवलप? ऐसा नेचर सिर्फ इसलिए हुआ कि मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स वो चाहते क्या हैं कि जिस सर्टेन डिस्टेंस में हम रखे हुए हैं हमको उसी में रहने दिया जाए, क्योंकि उसमें अगर रहेंगे तो हम लोगों में कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स नहीं है। और जैसे ही अगर आप हमारे डिस्टेंस को छेड़ोगे, ज्यादा करोगे तो हम अट्रैक्ट होना चाहेंगे, और अगर कम करोगे तो फिर हम रिपेल होना चाहेंगे। तो बोलो बात समझ में आई नहीं आई? एनी डाउट? फोर्सेस का नेचर समझ में आया? अब जरा इलास्टिसिटी के जो रीजन है उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर अपने फोर्सेस की तरफ आएंगे। रीजन पढ़ो। सॉलिड बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। आ रही बात समझ में? Solid body is composed of atoms or molecules
These atoms or molecules are bounded together by interatomic and intermolecular forces and stay in equilibrium position. अब आई बात समझ में? When an external force is applied to the body, the restoring forces come into play due to interatomic and intermolecular forces and bring the atoms its original. इसी वजह से ये इलास्टिसिटी हो रही थी. तो बोलो अब बात समझ में आ रही है? बोलो कोई डाउट नहीं ना? अच्छा, अब जो ऑब्जेक्ट्स इलास्टिसिटी को फॉलो करते हैं तो कुछ ऐसे हैं जो 100% रीगेन कर लेता है. तो जो 100% रीगेन कर लेगा उसको बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी. क्या बोलेंगे? और जो कोशिश भी नहीं करेगा उसको बोलेंगे परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी. क्या बोलेंगे? ठीक है, अब जरा देखो लिखा क्या हुआ है. द बॉडी विच, सुनना, द बॉडी विच परफेक्टली रिगेन्स इट्स ओरिजिनल फॉर्म on removing the external deforming force is defined as perfectly elastic body. बोलो बात समझ में आ रही है? बेटा प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ जो नियरली काफी इलास्टिक होते हैं उनको हम लोग परफेक्टली अगर बोल रहे हैं तो उसमें ऑप्शन क्या है? क्वार्ट्ज एंड फॉस्फर ब्रॉन्ज. ठीक है ना? दोनों मटेरियल के नेम है. ठीक है ना? फॉस्फर ब्रॉन्ज एंड क्वार्ट्ज. क्लियर है? ये कह सकते हो कि एक एलॉय है भाई. फॉस्फर ब्रॉन्ज जो है वो एलॉय है. ठीक है? तो इस अब आता है नेक्स्ट, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी. परफेक्टली क्या लिखा हुआ है? इफ द बॉडी डज नॉट हैव एनी टेंडेंसी टू रिकवर इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन ऑन द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स देन इट इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक. एज लाइक पुट्टी. ठीक है ना? मड, पैराफिन वैक्स etc. जरा आप सोचो, ग्लास को अगर लगाना होता था लोहे के खिड़कियों में, पुट्टी से उसको जोड़ दिया जाता था, है ना? क्ले से जोड़ दिया जाता था. ठीक है ना? तो क्या हुआ? जिस शेप में बोल दोगे उसी शेप में रह जाएगा वो. हाँ, कोई डाउट? हाँ, इस डेफिनेशन में लास्ट में परफेक्टली इलास्टिक लिख दिया, वो परफेक्टली प्लास्टिक होगा. लिख लीजिए उसको. हाँ, परफेक्टली प्लास्टिक. ठीक है? अब जरा बोलो बात समझ में आई? इलास्टिसिटी की डेफिनेशन समझ में आई? रीजन फॉर इलास्टिसिटी समझ में आया? परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली प्लास्टिक, डिफॉर्मिंग फोर्स एंड रिस्टोरिंग फोर्स. बोलो बात समझ में आया ना? अब जरा अपने उन फोर्सेस को भी एक बार देख लेते हैं जो लिखा हुआ है, जो फर्स्ट पेज में लिखा हुआ है उसको भी देख लेते हैं. जो चीज मैंने बताई है सेम डिटो वैसे ही लिखा हुआ है. क्या है? पहले बात तो रिजिड बॉडी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या होता है, फिर भी डिफाइन किया हुआ है, देख लेते हैं. A body is said to be rigid if the relative position of its constituent particle remains unchanged. When external deforming force are applied to it, the nearest approach to the rigid body is diamond or carbon. क्या लिखा हुआ? कार्बोरेंडम. ठीक है ना? तो ये दोनों ऐसे हैं जो नियरली परफेक्टली रिजिड हैं. आ रही बात समझ में? डायमंड को आप लेंगे, तोड़ेंगे तो डिफॉर्म ना होकर के वो टूट जाएगा, वो सही है, लेकिन वो क्या होगा? अपने शेप को नहीं चेंज करेगा. हाँ, रिजिड है. ठीक है ना? अब आया एक्चुअली नो बॉडी इज रिजिड एंड एवरी बॉडी कैन बी डिफॉर्म मोर और लेस बाय द एप्लीकेशन ऑफ सुटेबल फोर्सेस. अगर आप सोचो कि नहीं सर लोहा है ना, वो अपने शेप को नहीं चेंज करेगा, तो बेटा ऐसा नहीं है. लोहा भी अपने शेप को चेंज करेगा, लेकिन भले ही थोड़ा करे, कम करे, ज्यादा करे, वो अदर मैटर है, लेकिन शेप को जरूर चेंज करेगा. ठीक है ना? बात करना हो तो बोलो 10 मिनट अलग से टाइम दे दूं. अगर तुमको लगे कि नहीं मुझे बात करने का टाइम चाहिए तो बोलो, उसको पॉज करके 10-15 मिनट बोल दूं कि नहीं हाँ बात कर लो. फिर बाद में बोलोगे समझ में नहीं आता है. फिर आते हैं इंटर एटॉमिक फोर्सेस. ठीक है ना? दिस इज द फोर्सेस बिटवीन द एटम्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द चार्जेस ऑफ द एटम्स. बता रखा है अभी, देखो यहाँ पे
इनके चार्जेस की वजह से इन पे लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एटम्स के बीच में, वो कहलाता है इंटर एटॉमिक फोर्सेस। ठीक है ना। These forces are electrically in nature and are active if the distance between two atoms is in order of 10 power minus 10 मीटर। कितनी रेंज में होते हैं? जब 10 पावर माइनस 10 मीटर की रेंज में होते हैं तो यहाँ पे ये एक्टिव मोड में होते हैं। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि अगर आप इनको बोलो कि 10 पावर माइनस 4 में लगेगा, क्या नहीं। ठीक है ना। 10 पावर माइनस 10, 10 पावर माइनस 12, 10 पावर माइनस 13, इस रेंज में ये काम करेंगे। आ रही बात समझ में। और अगर इससे भी ज्यादा दूर आप, जैसे देखो ये क्या हुआ, 10 पावर माइनस 4 हो गया, 10 पावर माइनस 5 हो गया, तो यहाँ पे काम नहीं करेगा। देखो जरा सा, आप जैसे ये डिस्टेंस कौन सी है, ये डिस्टेंस है 10 पावर माइनस 10, 10 पावर माइनस 9, 10 पावर समथिंग, फिर और कम कर दिया, तो यहाँ पे वो एक्टिव रीजन है फोर्स का। लेकिन अगर आप सोचो कि हम 10 पावर माइनस 9, 10 पावर माइनस 8, 10 पावर समथिंग कर दें, 10 पावर माइनस 2 कर दें, तो काम नहीं करेगा। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? ठीक है ना। तो एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पे ये काम करता है, या उससे छोटी, उससे बड़े में नहीं करेगा। अच्छा, अब देखो लिखा हुआ है दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वही पॉइंट्स हैं कि अगर सर्टेन डिस्टेंस से आप पास ले जाओगे तो रिपल्सिव फोर्स, सर्टेन डिस्टेंस से दूर लेकर के जाओगे तो। अच्छा, इसमें दो ग्राफ बने हुए हैं, है ना। एक रिपल्सन का बना हुआ है, एक एनर्जी वर्सेस आर का बना हुआ है ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रखा है ना तुमने? पढ़ा है ना। तो वही सेम कह सकते हो, दो मॉलिक्यूल्स अगर डिफरेंट मास के हैं, उन पे लगने वाला जो एक एनर्जी सिस्टम भी तो होगा, पूरे सिस्टम की एनर्जी कितनी है बोलो यार। यस सर, एनर्जी बोल सकते हैं ना। तो जिस तरीके से बेटा आप जरा सोचो, आपने एक चीज पढ़ रखी है ना, क्या पढ़ रखा है? आपने पढ़ रखा है सर dW इज इक्वल टू F इंटू dr, पढ़ा है ना। जो वर्क डन करेगा उसकी एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी नहीं होगी। तो जो वर्क डन है वो माइनस ड्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो बोलो यार। yes. नहीं आया क्या? मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा या मेहनत करूंगा तो मेरा एनर्जी लॉस होगा कि नहीं होगा? yes, तो ये माइनस ड्यू लिख दिया, बोलो बात समझ में आ रही है? क्योंकि वर्क डन पॉजिटिव है तो एनर्जी नेगेटिव होगी। अब अगर ऐसा है तो हम लोग क्या देख सकते हैं, F इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? यानी जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की एनर्जी है उसके ग्राफ का जो स्लोप होगा, उसके ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमको क्या देगा, फोर्स का एक्सप्रेशन देगा कि नहीं देगा? U को R के टर्म में डिफरेंशिएट किया, मैंने वर्क डन में भी पढ़ाया था कि जो एनर्जी वर्सेस R का स्लोप होगा दैट विल गिव यू फोर्स। तो बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ये चीज बताई रखी थी, इसमें तो समझ सकते हो ना। अच्छा जरा दो, V इज इक्वल टू dx अपॉन dt है V इज इक्वल टू dx अपॉन dt है। जरा बताओ कि xt का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी देता है ना। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं? इसी तरह से A इज इक्वल टू dv बाई dt होता है कि नहीं होता? तो V वर्सेस टाइम का जो स्लोप होता है वो क्या देते हैं? वैसे ही U वर्सेस R का जो स्लोप होगा वो क्या देगा? एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अरे अच्छा चलो सोचो ना, मैं बताता रहा हूं। मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स ने अभी क्या किया, mg नीचे लग रहा है, h भी नीचे, mgh नीचे आया कि नहीं आया? तो बेटा वर्क डन तो इसने परफॉर्म कर लिया, लेकिन अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? हो गई नहीं हो गई? तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, उसने क्या कर दिया, लॉस किया, तभी तो वर्क डन किया, है ना। तुम हो, अगर तुम मान लो यहाँ से 10 ईंट रखी हुई है और उसको उठा करके कहीं रख रहे हो, तो तुम वर्क करोगे नहीं करोगे? वर्क डन तुम्हारा पॉजिटिव ही नहीं, तो तुम्हारे अंदर की जो एनर्जी होगी घटेगी बढ़ेगी? वही एनर्जी। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? डिक्रीजिंग का। कि मतलब क्या कह रहा है, अगर वर्क डन पॉजिटिव होगा तो उसकी जो सिस्टम की एनर्जी होगी वो नेगेटिव होगी। नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग होगी, ये चीज लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो जो दूसरा ग्राफ आप देखिए, दूसरा ग्राफ देखो भाई, अगर मैं यहीं पे बना दूं U वर्सेस R का, और ये ग्राफ कैसे बना हुआ है, ये ग्राफ कुछ ऐसे बना हुआ है, देखो ऐसे बना हुआ है। एग्जाम लाइन मिलाओ जरा सा, देखो बहुत अच्छा दोस्त बन सकता हूं। देखो भाई लाइन देखो,
देखो इधर, जहां पे फोर्स, ओए सुनो, जहां पे फोर्स जीरो है, जहां पे फोर्स जीरो है वहां पे इसका स्लोप देखो जरा सा कितना है, बोलो यार। जहां पे फोर्स जीरो है वहां पे स्लोप कैसा है, जीरो ही तो है। u वर्सेस r का स्लोप कैसा है, जीरो। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? स्लोप मतलब समझते हो tan थीटा, थीटा की वैल्यू x एक्सिस से कितनी है यहाँ पे, जीरो, तो स्लोप कितना है यहाँ पे, अभी देखो फोर्स यहाँ पे कितना हुआ। अब जरा ग्राफ को देखो, दोनों को रिलेट करके देखो, आ रही बात समझ में? ठीक है, तो आई होप आपको इंटर एटॉमिक फोर्सेस समझ में आया होगा। बोलिए, सेम चीजें हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है ना, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, आप उसको देख लीजिएगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? इलास्टिसिटी क्या होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, रीजन ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है, परफेक्टली प्लास्टिक क्या होता है, और इंटर एटॉमिक फोर्सेस क्या होते हैं। बोलो, बात समझ में आई? कोई डाउट? 5 मिनट का टाइम, जल्दी से रिवाइज करो जितना भी पढ़ा हुआ है, उसके आगे बढ़ते हैं।